new chapter. Going to start new chapter, that is chapter number 9, unitary method. Okay, we have already studied about the unitary method in last chapter, that is ratio and proportion. But in this chapter or lesson, we will study only the unitary method and the direct variation and indirect variation or inverse variation. Okay. So what is unitary method? So unitary method is the technique for solving a problem by finding the value of a single unit and then finding the necessary value by multiplying the single unit value. So unitary method is the method for finding the, first we have to find out the rate. रेट मतलब जो जैसे सपोज अभी आपको मार्केट में जब आप जाते हैं तो हम लोग कुछ सामान खरीदना हो, जैसे सब्जी खरीदनी हो, उसमें पोटैटोज खरीदने हैं या टोमेटो खरीदने हैं, तो हम लोग उसका रेट पूछते हैं कि 1 kg का कितना है। फिर हमको जितना लेना होता है 2 kg, 3 kg, आधा kg, जो भी लेना होता है हम उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करके उतना अमाउंट उसको पे कर देते हैं लेने के बाद। ओके, तो यहां पर जैसे डायरेक्टली हम मतलब 2 क्वांटिटीज हैं यहाँ पर। एक क्वांटिटी है जब हम खरीदारी करते हैं, एक हम अमाउंट देते हैं और दूसरा होता है क्वांटिटी, हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। ओके, तो क्वांटिटी एक हो गई, क्वांटिटी हाउ मेनी केजीज ऑफ पोटैटो यू आर टेकिंग, ओके, एंड हाउ मेनी मनी यू आर पेइंग एट दैट रेट। ओके, अब जैसे मान लीजिए अभी जो रेट है वो 40 रुपीज के जी है, तो अगर हम 2 kg लेना चाहेंगे तो हमें 800 रुपीज, मतलब मोर मनी यू कैन बाय मोर क्वांटिटी। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो 2 क्वांटिटीज हैं, जो क्वांटिटी है और एक है आपकी पैसा, जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर हमें पहले 1 kg का, जैसे अब अगर आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज रुपीज, इस क्वेश्चन में है रुपीज 125, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स, find the cost of 15 pence। उसी प्रकार के सच पेन्स, मतलब अगर कॉस्ट 5 पेन का इतना है तो 15 पेन का कितना होगा। तो हमें पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए कि 1 पेन का दाम कितना है। ठीक है, तो 1 पेन का दाम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो, और उसके बाद फिर आसानी से 15 से मल्टीप्लाई करके हम 15 पेन का दाम पता कर सकते हैं। ओके, सो दिस मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो इसमें यहां पर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू रुपीज 125, करेक्ट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज 125 अपॉन 5, यहां डिवाइड करें, एक है ना 5 पेन का दाम ये, अब आप 1 का पूछ रहे हो तो कम होगा, तो कम के लिए डिवीजन। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स, तो 15 पेन्स के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 पेन का कॉस्ट आ गया इंटू 15, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, सो 125 इंटू 3 इज इक्वल टू 375। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 15 पेन। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब हुआ क्या, एक अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1 पेन का कॉस्ट कितना आएगा, 25 रुपीज। ओके, तो 1 पेन का कॉस्ट 25 हुआ तो 15 पेन का 375 रुपीज। तो हमने क्या किया, यहां पर वी हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, दैट इज द रेट ऑफ द पेन।
ओके, तो यहां पर रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये करना पड़ता है और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ओके, आपको समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, समटाइम्स वी डील विद द टू क्वांटिटीज व्हिच आर रिलेटेड डायरेक्टली और व्हिच आर रिलेटेड इनवर्सली। अब ये डायरेक्टली और इनवर्सली क्या होता है? कभी कभी कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको अगर, जैसे देखिए, अगर हमने नंबर ऑफ पेन्स और कॉस्ट ऑफ पेन, ये दो चीजें हैं, एक नंबर ऑफ पेन और एक कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ टोटल पेन्स मतलब जो है, अगर नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाएंगे तो नेचुरली कॉस्ट ऑफ पेन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए एक पेन 25 रुपए का, 25 रुपीज का है, तो दो पेन कितने के होंगे? 50 रुपीज के। बढ़ गया ना? हमने पेन का नंबर ऑफ पेन बढ़ाया तो कॉस्ट भी, रुपीज भी बढ़ गए, और 3 पेन का कितना हो जाए? 75 रुपीज। तो पेन को फिर देखिए, नंबर ऑफ पेन हमने बढ़ाया तो फिर उसकी कॉस्ट बढ़ गई, 75 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन में अगर टू क्वांटिटीज है, टू क्वांटिटीज मतलब जैसे ये रुपीज और नंबर ऑफ पेन्स की बात कर रहे हैं, ये क्वांटिटीज है। द क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटीज ए एंड बी are said to be direct, said to क्या लिखना चाहिए? vary directly। ठीक है ना? when a upon b is constant, अगर a अपॉन b जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब उनका जो रेशियो होता है, जो रेट होता है, वो कांस्टेंट होता है, तो यहां पर डायरेक्ट वेरिएशन अप्लाई होता है। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको सॉल्व करने के, डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे सपोज यही क्वेश्चन जो हमने पहले लिया था, तो उसको अगर हम करें तो नंबर ऑफ पेन अपॉन नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन या अमाउंट लिख सकते हैं अपन। ओके, तो दो चीजें हैं इसके अंदर, यहां पर आप देख रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ पेन मतलब नंबर ऑफ पेन 5, तो कॉस्ट ऑफ पेन जो है 125। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पेन 15 होगा तो कॉस्ट कितना होगा? दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ ये डायरेक्ट वेरिएशन है, नंबर ऑफ पेन आप बढ़ाओगे तो अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग, मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ाया तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ गई, एक क्वांटिटी को कम करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। जैसे अगर 5 पेन का दाम 125, 5 पेन का दाम है 125 रुपीज, तो एक पेन का दाम नेचुरली 25, मतलब हमने नंबर ऑफ पेन क्या किया? 5 से क्या कर दिया? 1। देयरफॉर जो रुपीज वो 125 से कितना हो गया? 25, मतलब कम हो गया। तो अगर नंबर ऑफ पेन हमने कम किया तो कॉस्ट भी कम हो गया, मतलब जो हमारा अमाउंट है वो भी कम हो गया। सिमिलरली यहां पर भी देखिए, यहां पर डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में हमें क्या करना पड़ता है? फॉर या बाय डायरेक्ट वेरिएशन लिख करके, डायरेक्ट वेरिएशन, ये आपको समझना पड़ेगा हर क्वेश्चन में कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो इसको इसमें करना क्या है? डिवाइड कर देना, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ऐसे लिखना पड़ेगा। 125 इज इक्वल टू 15 अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 125। अब 5 से यहां डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 15 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5। अब ये देखिए कैंसिल हो गया 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 25,
you will get 375 rupees. So this is the method for direct variation. आपको क्वांटिटीज को ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये लिखना होगा अगर आप पहचान जाते हैं डायरेक्ट वेरिएशन है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनवर्स। So in inverse variation, if A and B, these are the quantities, जैसे money and number of pens. If A and B vary inversely, the value of A is equal to the inverse ratio of corresponding value of B. मतलब क्वांटिटी की A होगी that is related to 1 upon B. इसका मतलब ये हुआ, ये इनवर्स कर दिया, B के इनवर्स कर देंगे, A की जो वैल्यू होगी वो वैरी करेगी, ये जो साइन है दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ प्रपोर्शन। ओके, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन B। तो यहां पर ये होता है कि A इंटू B, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल ये है कि 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। 5 वर्कर्स मिल करके एक काम को कितने दिन में करते हैं? 5 डेज में करते हैं। ठीक है, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर हम ज्यादा वर्कर लगाएंगे तो काम जो जॉब है वो कम दिनों में खत्म हो जाएगा। 5 वर्कर्स को वो काम करने में 5 दिन लगते हैं, तो अगर 10 वर्कर्स लगाएंगे तो और कम दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हमने नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ डेज, ये दो क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज। तो यहां पे नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ डेज कम हो गया। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को कम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाए। तो इस तरीके के जो रिलेशंस होते हैं, रेशियोज, इस तरीके के जो रिलेशंस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, दैट वेरिएशंस आर कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो यहां पर करना क्या होता है इनवर्स वेरिएशन में? सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन, इन 20 days 5 workers can complete the job. In 20 days 5 workers can complete the job. In how many days will the job be completed when there are 10 workers? अब यहां पे 10 वर्कर हो गए, तो वो जॉब कितने दिन में खत्म होगा? तो इस नेचुरली अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देंगे तो डेज जो होंगे वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ डेज कम होगा। सो यहां पे इनवर्स वेरिएशन है। तो इसको यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे? 5 workers can complete the work in is equal to, अब लिखिए 20 days, करेक्ट है। Therefore 1 worker, अब एक वर्कर हो जाएगा अकेला तो उसको ज्यादा दिन लगेंगे ना, तो ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। इफ 1 वर्कर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 into 5 days, यहां पे मल्टीप्लाई पहले करेंगे बाद में डिवाइड करेंगे। Therefore 10 workers, 20 into 5 upon 10, ये देखिए कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 5 10 days। अब देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाने पर, पहले 5 वर्कर्स थे, 20 दिन लगा रहे थे, अब 10 वर्कर हो गए तो 10 दिन में खत्म हो गया जॉब, नंबर ऑफ डेज कम हो गए। वर्कर बढ़ाया, नंबर ऑफ डेज कम हो गए। तो ये एक मेथड है यूनिटरी मेथड। इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और इनवर्स वेरिएशन अगर होता है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड, मतलब 1 जो निकालना होता है यूनिट, उसमें मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है इनवर्स वेरिएशन में। और फिर जो हमें डिजायरेबल हमें चाहिए, जो चाहिए हमें रिक्वायर्ड है, उसको हम डिवाइड करते हैं। पहले डायरेक्ट वेरिएशन में पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, और इनवर्स वेरिएशन में पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। इसका एक और मेथड,
नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज, यही तो दो क्वांटिटीज है यहां पर। तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या थे 5, नंबर ऑफ डेज कितने लगे 20। अगर नंबर ऑफ द वर्कर्स 10 हो गए तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे ये फाइंड आउट करना है। तो बाय इनवर्स वेरिएशन यहां पर करना पड़ेगा, बाय इनवर्स वेरिएशन इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। वहां पे हम डायरेक्ट वेरिएशन में डिवाइड कर रहे थे, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर रहे थे, लेकिन यहां पर इनवर्स वेरिएशन है, ये पहचानना पड़ेगा आपको कि ये इनवर्स वेरिएशन होगा या नहीं होगा। करेक्ट है? तो अगर ये यहां पर अगर इनवर्स वेरिएशन है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू ये इज इक्वल टू ए इंटू ये। अब उसको डिवाइड कर देंगे तो 5 इंटू 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये यहां पे 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये 0 0 कैंसिल, 5 2 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 डेज। ये हो गया आपका आंसर। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। आप यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं तो यूनिटरी मेथड तो आपको सीखना है, लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन के मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस सीखना क्या है आपको? सीखना ये है कि पता करना है क्वेश्चन में कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया आपको? नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.1। In an employer has workforce of 300 employees, मतलब उसके पास में 300 एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं। To finish a project in 8 months, उसको एक प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे घर बना रहा है या कोई भी एक काम कर रहा है वो, तो 300 वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के बाद वो 8 मंथ्स में खत्म हो गया। हाउ मेनी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज शुड ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 6 मंथ। अब यहां पर उसको पहले तो 8 महीने में खत्म कर रहा था, 8 मंथ्स में। नाउ ही हैज टू कंप्लीट दैट वर्क इन 6 मंथ। नेचुरली नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ मंथ कम करना है तो नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब एक इंक्रीज करेंगे तभी दूसरा वाला डिक्रीज होगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन। करेक्ट है? सो उसको कैसे करेंगे हम लोग? तो क्वेश्चन नंबर 1, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट in 8 months, number of workers is equal to कितने थे 300। ठीक है? Now to complete the project in 1 month, अगर 1 महीने में खत्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 8। कितने मंथ लग जाएंगे? 2400 मंथ्स अगर एक अकेला काम करेगा तो। इनवर्स वेरिएशन है तो पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। देयरफॉर टू कंप्लीट इन 6 months is equal to 300 into 8 upon 6। तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 50 and 50 into 8 is equal to 400 वर्कर्स चाहिए होंगे कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ। ठीक है? तो ये हो गया आपका जो आंसर है वो ये नहीं है एम्प्लॉइज। आंसर ये नहीं, आंसर आपका क्या होगा? 300 तो थे पहले से उसके पास, अब चाहिए कितने? 400। देयरफॉर 100 मोर एम्प्लॉइज आर नीडेड।
ठीक है, तो दिस इज योर आंसर 100। और कितने चाहिए वो पूरे एक्स्ट्रा, तो हमें और 100 लगाने पड़ेंगे, मतलब एम्प्लॉयर को 100 और लगाने पड़ेंगे, तब उसका काम 6 महीने में खत्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस फॉर यूनिटरी मेथड आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें दो क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ मंथ्स। तो अगर नंबर ऑफ वर्कर 300 है तो नंबर ऑफ मंथ कितना है? 8। ठीक है, सो अगर नंबर ऑफ मंथ 6 है तो यहां पर x। अब आपको पता है ये क्या है, ये इनवर्स वेरिएशन। तो बाय इनवर्स वेरिएशन हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो 300 इंटू 8 इज इक्वल टू x इंटू 6। अब वो 6 को हटाना है यहां से, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, तो 6 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 300 इंटू 8 अपॉन 6। मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया थोड़ा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 400 वर्कर्स। लेकिन वो पूछ रहा है एक्स्ट्रा वर्कर कितने हैं, तो एक्स्ट्रा वर्कर तो 100 ही होंगे, क्योंकि 300 पहले से ही है। ठीक है, तो उसको 100, देयरफॉर 100 मोर वर्कर्स और एक्स्ट्रा वर्कर्स आर नीडेड। ये इसको और चाहिए होंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ नेट फैब्रिक। बुक में देखिए, द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर्स ऑफ नेट फैब्रिक इज ₹1785। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द फैब्रिक कैन बी बॉट फॉर ₹2618? आई हैव चेंज द वैल्यूज, क्योंकि जो आंसर आपको लाना है उसके हिसाब से यहां पर ₹2618 होना चाहिए, जो कि आपकी बुक में कुछ और दी हुई है। तो जस्ट यू चेंज दिस वैल्यू ₹2618, बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, तो 1785 रुपीज में वो 30 मीटर्स खरीदता है। तो 2680, जो कि ज्यादा अमाउंट है 1785 से, तो आप ज्यादा फैब्रिक खरीद पाएंगे। मतलब अमाउंट बढ़ गया तो लेंथ ऑफ फैब्रिक भी बढ़ गया, दोनों बढ़ गए। एक को बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, सो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन के लिए पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फॉर ₹1785 we can buy length of fabric is equal to 30 meter. Therefore for ₹1, देखिए यूनिटरी मेथड है इसलिए 1 पर ₹1 we can buy the length 30 upon 1785 डिवाइड पहले, अब मल्टीप्लाई। देयरफॉर फॉर ₹2618 we can buy the length 30 upon 1785 into 2618। अब देखिए, मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको पूरा वो कर दिया। देखिए 30 को मैं लिख रहा हूं 15 into 2 और 2618 को मैं फैक्टराइज कर दे रहा हूं, एंड दैट इज 15 into 22 into 7 ये, और नीचे जो वैल्यू है उसको मैं लिख रहा हूं 15 into 15 into 7, 15 into 15 into
7। अब ये देखिए ये 7 7 से कट गया, ये 15 is 15, so ये 15 is 15 हो जाएगा। तो 2 and 22, 2 into 22, that is 44 meter. So this is your answer by using unitary method. Okay? पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। Now by using unitary method और सॉरी डायरेक्ट और इनवर्स मेथड वाला जो मेथड है, उस मेथड से अगर इस क्वेश्चन को करना है तो हम लिखेंगे अमाउंट और कॉस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ फैब्रिक इन रुपीज अपॉन लेंथ ऑफ फैब्रिक इन मीटर। बस केवल इतना ही करना है। यहां पर आप अमाउंट लिख रहे हैं 178530 और यहां पर लिख रहे हैं 2618 एक्स मीटर। बस ये टेबल आपको बना लेना है और आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट वेरिएशन है तो ये डिवाइड, ठीक है। सो बाय डायरेक्ट variation 1785 upon 30 is equal to 2618 upon x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो आएगा 1785 into x is equal to 2618 into 30। अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो x is equal to 2618 into 30 upon 1785। Now the calculation is same। आप इसको लिखिए 15 into 22 into 7 और इसको लिखिए 15 into 2 upon 15 into 15 into 7। ये आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को फैक्टराइज कर लीजिए तो भी हो जाएगा। So 15, ये 15 और ये वाला 15 इस 15 से, ये 7 ये 7 से, so 22 into 2 and that is 44 meter। This is your answer by using this method। Okay? इस मेथड में कुछ भी कठिनाई, केवल ये नंबर्स ऐसे दिए हैं जिनको आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी मेथड में कुछ भी कठिन नहीं। Now students, question number 3। If 6 notebooks cost ₹360, 6 नोटबुक्स हैं जिनके सबके दाम एक जैसे हैं, रेट एक जैसा है। If 6 notebooks cost ₹360, how many notebooks can be bought for ₹600? अब यहां पर देखिए, अगर एक बुक का दाम फिक्स होता है, एक नोटबुक का दाम फिक्स होता है, करेक्ट है, तो अगर हम 6 नोटबुक्स लेते हैं तो 360 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। और अगर हमें 600 रुपीज की नोटबुक्स खरीदनी हो तो कितनी आएगी? तो ये यहां पर जितना ज्यादा दाम उतने नंबर ऑफ नोटबुक्स, मतलब अगर हम दाम इंक्रीज, मतलब दाम नहीं, अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं, रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वी गेट मोर नंबर ऑफ नोटबुक्स। ओके, तो मतलब ये हुआ दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही, एक बढ़ा रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। तो कॉस्ट ऑफ या अमाउंट ऑफ नोटबुक, या अमाउंट लिखिए इसको, सॉरी इसको लिखिए अमाउंट, एंड ये रुपए में है अमाउंट, एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स, ठीक है। तो ये टेबल आप बना लीजिए। अमाउंट कितना था 360, नोटबुक कितनी थी 6। अब अमाउंट है ₹600, तो नोटबुक कितनी होगी? ये हो गया आपका टेबल, ठीक है। तो टेबल में यहां पर डायरेक्ट वेरिएशन, तो आप लिखिए बाय डायरेक्ट वेरिएशन,
डायरेक्ट वेरिएशन क्या करना पड़ता है, डिवाइड, ठीक है। सो 360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 600 अपॉन x, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ऐसा लिखना पड़ता है डायरेक्ट वेरिएशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 360 इंटू x इज इक्वल टू 600 इंटू 6। अब 360 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 600 इंटू 6 अपॉन 360। अब ये देखिए 0 0 पहले कैंसिल कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए। अब ये देखिए 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब ये देखिए 60, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। तो x इज इक्वल टू कितना है आंसर, 10। नाउ यू कैन बाय इन 600 रुपीज यू कैन बाय 10 नोटबुक्स। इसका मतलब एक नोटबुक का दाम कितना होगा, 600 रुपए में आप 10 नोटबुक खरीद रहे हैं, तो एक नोटबुक का दाम कितना होगा, काफी महंगी नहीं है ये। तो आप लिखेंगे फॉर 360 रुपीज वी कैन बाय इज इक्वल टू 6 नोटबुक्स। नोटबुक्स लिखा है, ठीक है। Therefore for ₹1, यूनिटरी मेथड है, इससे पहले 1, we can buy 6 upon 360। पहले डिवाइड, डायरेक्ट वेरिएशन में पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ओके। नोट बुक्स। अब therefore for ₹600, so 6 upon 360 into 600, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और इस 6 से इसको काटेंगे तो आएगा 10। therefore आंसर आएगा 10 नोट बुक्स। तो मैथड आप कोई भी करें आपका आंसर वही आएगा। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, if Arushi reads 8 pages every day, she can finish a book in 15 days. बुक में देखिए, calculate the time she will take to finish the same book if she reads 6 pages per day or every day. कहने का मतलब यह है कि अगर 8 पेजेस पर डे पढ़ती है तो उस बुक को वो फिनिश कर लेती है कितने डेज में, 15 डेज में। अब नंबर ऑफ डेज पर डे अगर वो कम पढ़ना शुरू करेगी तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो जाएंगे ना फिनिश करने के लिए। तो अगर पर डे हमने कम कर दिया है, यहाँ पे पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस पर डे कम कर दिया, तो नंबर ऑफ डेज फिनिश करने के लिए बढ़ जाए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन को सॉल्व करने के लिए मैं इनवर्स वेरिएशन वाले मेथड से ही कर दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ, इसको थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, नंबर ऑफ पेजेस पर डे एंड नंबर ऑफ डेज टू फिनिश, ठीक है, इतना लिख सकते हैं यहां पर। अब देखिए इसका टेबल बना लेते हैं अपन। ये हमने बनाया टेबल, तो नंबर ऑफ डेज पर डे था 8 पेजेस पर डे, तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं, 15। और यहां पर क्या हो गया, अब नंबर ऑफ पर डे कितना कर दिया, 6 पेजेस पर डे, तो नंबर ऑफ डेज नेचुरली बढ़ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डेज पर डे जो पढ़ रही है वो कम कर दिया, तो ये बढ़ जाएगा। तो ये इनवर्स वेरिएशन है, तो हम लिखेंगे बाय इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 15। अब ये 6 को यहां डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 15 अपॉन 6, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे तो 3 से 3 2 जा 3 5 जा, अब ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8, so x is equal to 4 into 5, x is equal to 28। अब आपका जो खत्म कर पाएगी, अगर 6 पेजेस पर डे पड़ेगी
तो शी विल फिनिश इन 20 डेज। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आप यूनिटरी मेथड से ट्राई कीजिएगा, करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन अब मैं जो कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको 1-2 को मैं यूनिटरी मेथड से करूंगा और 1-2 को मैं डायरेक्ट वाले मेथड से करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए 28 men can lay a telephone line in 10 days, calculate the time for 20 men to lay the same line। अगर टेलीफोन लाइन को डालते हैं ना, गड्ढा खोदने के बाद में उसमें टेलीफोन लाइंस लगाते हैं, फिर उसके बाद पोल्स में जाकर कनेक्ट करते हैं, फिर लोगों के घरों से जो लाइन आती है उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये जो काम होता है इसको लेइंग द टेलीफोन लाइन बोलते हैं। तो 28 मैन जो है वो 10 दिन में काम कर लेते हैं, वो वाला एक काम पूरा 10 दिन में कर लेते हैं। तो अगर 20 मैन होंगे तो नेचुरली टाइम बढ़ जाएगा। अब हमने नंबर ऑफ वर्कर्स को कम किया, तो नंबर ऑफ डेज नेचुरली नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे टू फिनिश दैट वर्क। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे इफ, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 28 men, क्योंकि आपको बताना है कितने डेज में, तो डेज को आपको उधर रखना पड़ेगा। सो इफ 28 men can lay in is equal to 10 days, therefore one man can lay in 28। क्या करना पड़ेगा, इनवर्स वेरिएशन है ना, तो जब हम 1 के लिए करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई पहले करना पड़ता है, फिर बाद में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इंटू 28 कितने डेज लग जाएंगे, 280 डेज। अगर अकेला करेगा तो 280 डेज लगेंगे। ठीक है, अब therefore 20 men, अब क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड 10 into 28 upon 20। सो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, और ये इसके साथ कैंसिल हुआ, आया 14। सो आंसर आया 14 days। In this way you have to do this question by using unitary method। अब इसको आप करिएगा डायरेक्ट मेथड से भी, वैसे मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, in an ashram the monthly use of sugar for 80 sevaks is 240 kilogram। how many more sevaks can be accommodated in the ashram if the monthly ration of sugar is increased to 360 kilogram। जितना ज्यादा शुगर होगा उतने ज्यादा लोग उसको कंज्यूम कर पाएंगे। कंजम्पशन तो नंबर, जो क्वांटिटी ऑफ शुगर अगर बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन भी बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो मैं इसको डायरेक्ट वेरिएशन वाले मेथड से कर रहा हूं। तो क्वांटिटी इन किलोग्राम और नीचे होगा नंबर ऑफ सेवक। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसे करके। ठीक है, ये बन गया आपका टेबल। इस टेबल में 240 है तो 80 है, अगर 360 होगा तो ज्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ किलोग्राम बढ़ने पर ये नंबर बढ़ जाएगा, ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर यूज करेंगे ना वो लोग। ठीक है, तो बाय डायरेक्ट वेरिएशन क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट वेरिएशन में हमें डिवाइड करना पड़ता है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, तो 240 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय x बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240 इंटू x इज इक्वल टू 360 इंटू 80। अब इस 240 को डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू आएगा 360 इंटू 80 अपॉन 240। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप 6 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 6 36
एंड 6 4 24। ठीक है, अब इस 4 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, कितने आ गया, यहां पर आया 20। अब 6 इंटू 20, x इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 20, दैट इज 120 सेवक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास 80 और है, तो इसलिए आंसर होगा आपका देयरफॉर 40 मोर सेवक्स। आपका आंसर 120 दिया हुआ है, लेकिन आपको पूछा गया कितने और अकोमोडेट कर सकते हैं, तो 40 मोर सेवक्स कैन बी accommodated. Okay student, last question of this exercise. The labor is paid rupees 6400 in 5 days. मैंने इसको चेंज किया क्वेश्चन को, क्योंकि वो जो क्वांटिटी जो वैल्यूज उसमें दी है उससे आंसर नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज किया आंसर लाने के लिए। So a labor is paid rupees 6400 in 5 days. मैंने 6 की जगह 5 कर दिया। If his total income during a month is rupees 16640, 16,640, आपके बुक में दिया है 13,885, जिससे आंसर नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको चेंज किया 16,640 किया। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज ही वर्क। तो यहां पर देखिए, जितने ज्यादा दिन वो काम करेगा लेबर, उसकी तो डेली वेजेस फिक्स होते हैं, तो अगर जितने ज्यादा दिन काम करेगा उतने ज्यादा अमाउंट उसको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी डायरेक्ट वेरिएशन ही है। ठीक है, तो आपको इसको डायरेक्ट वेरिएशन से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ डेज इन मंथ एंड अमाउंट, अब कितना उसको मिला, ये है दो क्वांटिटीज। यहां पर हम आपका टेबल बना ले रहे हैं, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी करके कोशिश कीजिएगा। नंबर ऑफ डेज मंथ है, तो ये जब उसने 5 डेज काम किया तो उसको मिला 6400। अब अगर वो उसको मिल रहा है 16,640, तो हाउ मेनी डेज he had worked in that month. Okay, कितने डेज वो उसने काम किया ये पता करना। So by direct variation, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब नंबर ऑफ डेज ज्यादा तो अमाउंट भी उसको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 into 6400 is equal to x upon 16640। ठीक है, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहां करना होगा x फाइंड आउट करने के लिए। x इज इक्वल टू 5 into 16640 अपॉन 6400। अब ये एक जीरो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऊपर कैंसिल मत कीजिए, इसको आप क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ऊपर आएगा 83200 अपॉन 6400। तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आंसर 13। सो इन दैट मंथ ही हैड डन 13 डेज, तो उसको इतना अमाउंट मिला। सो देयर इज अ चेंज इन दैट क्वेश्चन, तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है, जब आप नोट करेंगे तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी चेंज कर लीजिएगा। ठीक है।